जी बेटा, सो हमारा अगला टॉपिक शुरू हो चुका है। आपको अच्छे तरीके से याद होगा, कल हमने 3 जो हैं वो पढ़े थे ऐसे टॉपिक जो हमने कहा था कि बायोलॉजी की सर्विसेज क्या है मैनकाइंड के लिए। उसमें हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी। उसमें नंबर 1 था फूड प्रोडक्शन एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन का भी हमने डिस्कस कर लिया, प्रोटेक्शन का भी डिस्कस कर लिया। दूसरे नंबर पे जो हमने चीज़ पढ़ी थी वो क्या था, वो था कॉम्बैटिंग डिजीजेज। अब ये बात याद रखिएगा बच्चे कि ये जो आर्टिकल आपके सामने इस वक्त प्रेजेंट हो रहा है, यानी डिजीज कंट्रोल का जो आर्टिकल है, ये एक्चुअली कॉम्बैटिंग डिजीजेज है। तो आप लोगों ने वो जो शुरू के 3 पॉइंट्स हैं उससे धोखा ये नहीं खाना कि, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर भी हेडिंग अवेलेबल नहीं है। इस जगह पर एक्चुअली मैंने आपको क्या कहा था कि फूड रिलेटेड हेडिंग यहाँ से शुरू होती है, ये मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, तो एक तो ये बात जहन में रखनी है कि यहाँ से फूड की प्रोडक्शन और प्रोटेक्शन यहीं से शुरू हो जाती है। दूसरा, कॉम्बैटिंग डिजीजेस जो है उसका दूसरा नाम ही क्या है, डिजीज कंट्रोल। उसका दूसरा नाम डिजीज कंट्रोल है। मीन टू से कि अगर हमने जो है वो बायोलॉजी की दूसरी सर्विस में हमने क्या देखना है कि हम डिजीज को कॉम्बैट कैसे कर रहे हैं, डिजीज से लड़ कैसे रहे हैं। सो इसका मतलब ये हुआ, अब अगर आपको मैं जो है वो इसको प्रॉपर तरीके से बनाकर दूं तो नंबर 1 था फूड प्रोटेक्शन एंड प्रोडक्शन, ये था। दूसरे नंबर पे आ जाता है कॉम्बैटिंग डिजीजेस। अच्छा, अब इस कॉम्बैटिंग डिजीजेस में आगे 3 पॉइंट्स आते हैं। ए, प्रिवेंशन। ये देखें, ये 3 पॉइंट्स देखिएगा, मैं आपको हाईलाइट भी कर देता हूं। ये तीन पॉइंट देखिएगा। तो इस आर्टिकल को अगर आप गौर से देखें तो इसी कॉम्बैटिंग डिजीज के नीचे जो पहली हेडिंग आती है वो है प्रिवेंटिव मेजर्स। दूसरे नंबर पे आता है वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन, इसको वैक्सीनेशन लिख देते हैं। और तीसरा आता है ड्रग या जीन थेरेपी वाला। तो बुनियादी तौर पर अगर आप इसको देखते हैं, ये थर्ड नहीं आएगा, ये सी आएगा। ठीक है, तो बुनियादी तौर पे अगर आप इसको देखते हैं तो इस आर्टिकल का कुछ इस तरह का सेटअप बनता है जो कि आपकी बुक में बिल्कुल नहीं शो हुआ हुआ। मतलब आपकी बुक में इस आर्टिकल का पैटर्न ये होना चाहिए था कि फूड प्रोटेक्शन एंड प्रोडक्शन की हेडिंग होनी चाहिए थी ऊपर इस जगह पर। ठीक है, और उसके बाद कॉम्बैटिंग डिजीजेस की, यहाँ डिजीज कंट्रोल के बजाय कॉम्बैटिंग डिजीजेस की हेडिंग होनी चाहिए थी, और उसके बाद नीचे ये तीनों, ये सही जगह मौजूद हैं। तो ये एक पैटर्न आपकी बुक में जो आर्टिकल है उसका बन रहा है। या जब आपने ये वाला आर्टिकल याद करना है ना, तो याद रखें कि आपने इस आर्टिकल को इस अंदाज से अरेंज करना है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप इस आर्टिकल को वही इसी तरह हैपहैजर्डली जिस तरह ये बुक में मेंशन है ऐसे ही अरेंज कर लें, बल्कि आपने इसको प्रॉपरली तरीके से जो है वो अरेंज करना है, जिस तरह मैं आपको ये वीडियो में बता रहा हूँ। ये वीडियो आपके गूगल क्लासरूम पे पड़ी होगी। अगर आपने ये आर्टिकल के नोट्स बनाने हुए तो आप यहाँ से वीडियो देख लीजिएगा, इसका पैटर्न मैं आपको बार बार बता रहा हूँ जी। तो डिजीज कॉम्बैट में पहली चीज जिसको बायोलॉजी प्रमोट करती है वो है प्रिवेंटिव मेजर्स। आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है, प्रिवेंशन का एक हमारे पास जो है वो कोटेशन होती है, वो क्या है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो बायोलॉजी या मेडिकल फील्ड, बायोलॉजी या मेडिकल फील्ड जो है, इसका मेजर जो गोल है वो ये है कि लोगों को प्रिवेंशन करना सिखाई जाए, और हम में इसी चीज़ की कमी है। ये जो इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल जो है वो इस वक्त मॉडर्न ज़माना है। मॉडर्न ज़माना अच्छी एग्जांपल क्यों है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। इस वक्त कोरोना जैसी खौफनाक डिजीज़ फैली हुई है। ठीक है, अब इस कोरोना जैसी खौफनाक डिजीज़ में आप देखें कि लोगों को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ क्या हो रही है। लोगों को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ ये हो रही है कि हमें जो है वो लॉकडाउन में क्यों रखा हुआ है, हमें इतनी ज़्यादा प्रिवेंशन क्यों बताई जा रही हैं, हमें हर वक्त मास्क क्यों चढ़ा के रखना पड़ रहा है, हमें हाथ क्यों धोने पड़ रहे हैं। जबकि हमारा जो पहला एम होता है बायोलॉजिकल रिसर्च में, वो क्या होता है, बायोलॉजिकल रिसर्च में हमारा पहला एम ये होता है भाई कि क्या किया जाए, कि प्रिवेंशन की जाए, किसी भी तरह से प्रिवेंशन जो है उसको जो है वो मलहूज़ खातिर रखा जाए। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ठीक है, सो अब इसमें प्रिवेंशन क्या है, इसमें प्रिवेंशन बच्चे किसी भी तरह की प्रिवेंशन आ जाती है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी कि
स्प्रेड थ्रू एक चीज़ है कि इट स्प्रेड, एड्स के बारे में कहा गया कि ऐसी डिजीजेस जिनका इलाज नहीं है, सेक्सुअल कांटेक्ट है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन है। आज एक चीज़ जो जिसका पाकिस्तान में भी बहुत बड़ा मसला रहा है बहुत अरसे से, वो क्या है? कंटेमिनेटेड सिरिंजेस। डॉक्टर्स ने क्या शुरू कर दिया था, हॉस्पिटल्स ने खर्चा बचाने के लिए पुरानी सिरिंजेस यूज करना शुरू कर दी थी। एक सिरिंज एक पेशेंट को लगाई, हाँ जी, क्या किया, एक सिरिंज एक पेशेंट को लगाई, वही सिरिंज उसमें से निकाल के दूसरे पेशेंट को लगाई। अब मतलब ये एक अजीब व गरीब किस्म की जो है वो हमारा बिहेवियर बन गया था, जिसको बचत के नाम पे इतना कुछ करने की कोशिश की थी डॉक्टर्स ने, और उसकी वजह से जो डिजीज फैली थी। एक ज़माने में हमारे पाकिस्तान में हेपेटाइटिस से बहुत अमवात हुई हैं, और हेपेटाइटिस फैलने का बहुत बड़ा जरिया यही वाली जो हैबिट है कि सिरिंजेस कंटेमिनेटेड। एड्स इस तरह फैल जाता है। अभी साल भी नहीं हुआ इस बात को कि एक डॉक्टर ने एक इस तरह की हरकत की थी, उसको खुद को एड्स था और उसने तकरीबन 60 लोगों को एड्स करवाया था इसी जरिए से। और वो पता नहीं क्या दिमागी मरीज था जिसने इस कदर खौफनाक हरकत की, एक ऐसी डिजीज जिसका इलाज ही नहीं, मतलब आप जो मर्जी कर लें। अब उसका जरिया क्या है? आपने कैसे बचना है उस खौफनाक डिजीज से जिसका इलाज ही नहीं है? कोरोना से कैसे बच रहे हैं जिसका इलाज ही नहीं है अभी? कोरोना से आप बच रहे हैं प्रिवेंशन से, तो ऐसी चीजों की प्रिवेंशन होती है, ठीक है। तो वो इस तरह की हरकतें हुई। फिर हम तो माशाल्लाह बहुत ही बहादुर कौम है असल में ना, कल भी इस बात पे बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई थी। हम बहादुर कौम किस तरह हैं जी कि बाजार में गए, और ये मैं जो है वो ऐसा नहीं कह रहा कि मैं इसमें से जो है वो मुबर्रा हूँ, मुझे खुद अच्छी तरह पता है कि इस तरह की हरकतें मैंने भी की हुई हैं बचपन में। बाजार में गए, मैंने वैसे आज तक कभी शौक से गोलगप्पे खाए नहीं है। हमारी आवाम का क्या ट्रेंड है, गोलगप्पे वाले से कहा कि भाई गोलगप्पे बना दो, उसने क्या किया, बगैर हाथ धोए, वैसे तो आमतौर पे अब जो आ गया है ट्रेंड वो होता है वो होती है डिस्पोजेबल प्लेट, तो वो फौरी तौर पे प्लेट को फेंक देते हैं। लेकिन आमतौर पे क्या होता है, एक प्लास्टिक की प्लेट होती है चिप्स वालों के पास, आमतौर पर चिप्स वालों के पास एक प्लास्टिक की प्लेट होती है और एक बाल्टी भरी भी होती है साबुन वाले पानी से। वो क्या करते हैं, आपको चिप्स दी आपने चिप्स खाई, आपसे पहले भी एक बंदा चिप्स उसी प्लेट में खा कर गया है, उसने पकड़ी और उस इंतहाई एंटी बैक्टीरियल पानी में उस प्लेट को डाल के थोड़ा सा ऐसे मूव किया, लो भाई ये अब वो क्या कहते हैं हिंदी में, पवित्र प्लेट है। मतलब ये एक ऐसी प्लेट है जिसके ऊपर स्टरलाइज्ड है, टोटल स्टरलाइज्ड है। मतलब वो सुबह से कितनी प्लेटें उस पानी में मूव कर चुका है, सुबह से कितनी प्लेटें वो उस पानी में मूव कर चुका है। उसके बाद वो बड़े एहतमाम से आपको लाके वही चीज़ देता है और आप खा भी लेते हैं। और उसमें सोने पे सुहागा क्या होता है कि हम जब बाहर जाते हैं तो हम उससे कहते हैं कि भाई चिप्स दे दो या गोलगप्पे दे दो, तो उसके हाथ तो पाकीज़गी की अलामत होते हैं। वो जो मर्जी डिश बना ले उसका हाथ पाक है, वो जहां मर्जी चले, मैं क्या इसको कहूँ, वो जहां से मर्जी वो ऐसे करे ऐसे करे ऐसे करे। मजीद मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता कि वो और क्या क्या करता है, लेकिन वो जहां मर्जी हाथ को टच करके उसके बाद आपको प्लेट में वही चिप्स बनाकर दे देता है और आप वो खूबसूरत पवित्र किस्म का खाना जो है वो खा लेते हैं। ये प्रिवेंशन हो रही है, ये प्रिवेंशन हो रही है। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं खुद इससे जो है वो जो बात कर रहा है वो खुद भी इससे अलग नहीं है, क्योंकि इस तरह की हरकतें हमने भी की हुई हैं, हमें उस वक्त ज़ाहिर अंदाज़ा नहीं होता। तो लेकिन हमारा ये जो रवैया है ना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब किस्म की है कि हमें बिल्कुल नहीं, हमें जायका ही उस कढ़ाई में आता है जो एक पठान होटल की कढ़ाई हो, और वो होटल पठान होटल हो या ट्रक होटल हो, और वो बाज़ार में हो होटल, और उसके इर्द गिर्द से गधे, खोता रेडी, घोड़ा गाड़ी, ट्रक धुआं उड़ाते हुए वो गुजर रहे हों, ओए होए उसकी जो कढ़ाई होती है उसको खाने का जो मज़ा होता है, ये आप जो है वो मेरी इस बात से इत्तेफाक करने पर मजबूर हैं, क्योंकि और उसके अलावा आपको इतनी जायकेदार कढ़ाई कहीं नहीं मिलती। तो ये एक अजीबोगरीब सी कस्टम बन गई है, हमें यूं लगता है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि बच्चा जब मिट्टी में खेलता है, ये अब मैं आपको लगेगा मैं इररिलेवेंट बात कर रहा हूँ, लेकिन ये एक हकीकत है कि बच्चा जब मिट्टी में खेलता है तो वो मिट्टी के बैक्टीरिया उसको
बीमार तो करते हैं लेकिन उसके अंदर इम्यूनिटी भी डेवलप होती है। लेकिन दूसरी बात पर आई है, अगर वो बच्चा अगर हम जो अडल्टहुड में बेएहतियाती शुरू कर दें कि इससे हमारे अंदर इम्यूनिटी आएगी, तो इससे हमारे अंदर वो खौफनाक बीमारी भी आ सकती है कि जिसका इलाज मुमकिन नहीं है, या जो हमें जिंदगी भर के लिए कोई नुकसान पहुंचा दे। जैसे फॉर एग्जांपल, तब अल्लाह ताला बचाए ऐसा ना हो, लेकिन हेपेटाइटिस बी या सी का कोई वायरस हो जो बॉडी में एंटर हो जाए, और वो बहुत खतरनाक चीज़ है। सी का तो इलाज है, बी का इलाज नहीं है, बहुत खौफनाक बीमारी है। तो ऐसी कोई चीज़ अगर किसी ऐसी हरकत की वजह से एंटर हो जाती है, ठीक है। हमारे यहाँ पे ना एक चीज़ बहुत अच्छी है, इसको भी अप्रिशिएट भी करना चाहिए, और वो ये है कि हम खाना बहुत अच्छी तरह पकाते हैं। आपको पता है कि 2 तरह की डिजीज़ेज़ होती हैं जो आप लोगों ने पढ़ी भी हुई हैं, मैं आपको यहाँ पर लिख कर देता हूँ। 2 तरह की डिजीज़ेज़ होती हैं, एक होती है फूड बॉर्न डिजीज़, और एक होती है वाटर बॉर्न डिजीज़। इसका कोई मेरा ख्याल है इसकी बड़े इजी मतलब हैं, आपको जो है वो समझ आ जाएंगे। ये जो डिजीज़ेज़ होती हैं ना फूड बॉर्न, हमारे पाकिस्तान में फूड बॉर्न डिजीज़ेज़ कम है। हम लोग फूड बॉर्न डिजीज़ेज़ खाने से हम इतना बीमार नहीं होते, जबकि आप अगर वेस्टर्न ममालिक में देखते हैं ना, तो उनकी खाने की बीमारियों की एक लंबी चौड़ी रिसर्च है, बहुत ही लंबी चौड़ी। इसकी वजह क्या है कि बहुत से वेस्टर्न ममालिक में खाने को सही तरह पकाया ही नहीं जाता। हम जिस तरह खाना पकाते हैं, यकीन करें कि एक बीमार जानवर, मतलब मैं ये गारंटी से नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बाकायदा कोई एक्सपेरिमेंट करें इसका, लेकिन अगर आप एक ऐसा वायरस से बीमार जानवर को, मतलब वो डेथ के करीब नहीं, लेकिन अगर आपको अंदेशा है, जैसे एक बीमारी आई थी, क्या नाम था बच्चे उसका पिछले साल बकरा ईद से पहले, वो क्या नाम था उसका, वो जो फैल रही थी इनके जरिए, कॉन्गो था, कॉन्गो वायरस था ना, कॉन्गो वायरस था जो ये बकरों भेड़ों वगैरह के जरिए फैलता था। यस सर। वो वायरस जो है वो अगर किसी भी मैमल वगैरह के अंदर है ना, तो और आप उसका गोश्त पका लेते हैं, बर्ड फ्लू में आप चिकन का गोश्त पका लेते हैं, तो अगर तो वो बुरी तरह डैमेज नहीं हुआ हुआ, मतलब ये कि वो बज़ाहिर वो जानवर सेहतमंद है, वायरस उसके गोश्त में है लेकिन वो बीमार नहीं हुआ। बीमार जानवर नहीं खाना चाहिए। मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि जानवर बीमार हो गया है और आप अपने इस चीज़ पे पकाने पे इतना भरोसा कर रहे हैं कि आप उसको खा लेते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर एक जानवर है वो सेहतमंद है लेकिन उसके अंदर उसके गोश्त में वायरस मौजूद है, लेकिन वो बज़ाहिर सेहतमंद है, आप उसका गोश्त पका लेते हैं, वायरस आपके अंदर नहीं आ सकता। और इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि हम बहुत ही अच्छी तरह गोश्त को कुक करते हैं। लेकिन दूसरी साइड पे अगर आप देखते हैं तो उतनी ही ज्यादा हमारे यहाँ पे वाटर बॉर्न डिजीजेज हैं। मतलब हमारे पानियों से ऐसा ऐसा वायरस ट्रांसफर होता है, ऐसा ऐसा जो है वो डेंगू का मच्छर भी उसी में पलता है कि हमारे यहाँ पे वाटर बॉर्न डिजीजेस फिर बहुत ज़्यादा हो जाती है। पानी पिया मतलब हेपेटाइटिस हो गया, पेट खराब हो गया, ज़्यादातर पेट खराब बाज़ औक़ात पानी की वजह से होता है, ठीक है। तो ये डिजीज़ हमारे यहाँ पे बहुत है। इसकी एहतियात, असल बात ये होती है कि इन चीज़ों से एहतियात करनी चाहिए कि बुनियादी तौर पर आपको ये जो बीमारियाँ हैं ये पानी और खाने से आने वाली, उसके अलावा कुछ और इन्फेक्शंस भी होती हैं। मैं आपको ये, क्योंकि आजकल ट्रेंड चल रहा है ना इस चीज़ का, इसलिए मैं आपको इस बात से लाजमन इन्फॉर्म करूंगा कि एक और चीज़ भी होती है, उसको हम कहते हैं नोसोकोमियल इन्फेक्शन। ये कौन सी होती है कि जब आप हॉस्पिटल जाएं सेहतमंद और वापसी पे हॉस्पिटल से डिजीज लेके आ जाएं। हमारे यहाँ एक बड़ा अजीब सा ट्रेंड है, हॉस्पिटल में मरीज एक जाना है, 7-10 बंदे जाते हैं। हमें लगता है बड़ा रख रखाव है, बड़ा ख्याल रखा है, हमने साथ दिया उस बंदे का, हम 10 बंदे उसके साथ गए हैं। भाई जो उसका रिलेटिव है ना, हो जाए साथ 2 बंदे और चले जाएं, मैक्सिमम 2 बंदे और चले जाएं, और उनमें से बेशक एक रह जाए उधर जो उसका ख्याल रखे, बस इतना काफ़ी होता है, और वो शिफ्ट करता रहे। नोसोकोमियल इन्फेक्शन कब फैलती हैं और इस वक्त सबसे बड़ी नोसोकोमियल इन्फेक्शन कौन सी है, कोई बताएगा? इस वक्त सबसे बड़ी नोसोकोमियल इन्फेक्शन, यस, सबसे बड़ी नोसोकोमियल इन्फेक्शन इस वक्त कोरोना है। हम कोरोना हॉस्पिटल यहाँ से सेहतमंद जाते हैं, खुदा ना खास्ता कोई किसी की तीमारदारी करने, और खुदा ना खास्ता वापसी पे वो ले आते हैं वायरस।
ये नोसो कॉमन इन्फेक्शन होती है, इसलिए हाँ थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बिला वजह नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं इसका ध्यान रखना चाहिए। आगे चलते हैं, ये चीज़ें आप लोगों को इन्होंने जो है वो ज़्यादातर इधर यही बातें बताई हुई हैं, तो हम देख लेते हैं। डॉक्टर्स एडवाइस अस टू टेक प्रिकॉशंस ऑन दीज फ्रंट सो दैट वी डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट द डिजीज। ठीक है, हेपेटाइटिस का वायरस है, स्प्रेड थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन बाय यूजिंग कंटेमिनेटेड सिरिंजेस एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। अब ये हेपेटाइटिस के वायरस के बारे में भी ये बुक जब की अरेंज है उस वक्त इन्हीं बीमारियों के बारे में पता था। अभी भी ये बहुत बड़े बड़े जो हैं वो आप यूं कह लें कि बलाएं हैं, ये दो बहुत बड़ी बड़ी बलाएं हैं वायरल फैमिली की, एक कौन सी एड्स और दूसरा हेपेटाइटिस। ये वायरल फैमिली की बहुत बड़ी बड़ी बलाएं हैं। ठीक है, तो ये इस लिहाज से ध्यान रखना चाहिए। अच्छा जी, दूसरी चीज़ आती है वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। जी बच्चे, अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। वो 3 वर्ड्स हैं, एक है वैक्सीन, दूसरा है वैक्सीनेशन, और तीसरा है एक मिनट इस बॉक्स को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। वैक्सीनेशन और क्या हो गया, और तीसरा वर्ड है इम्यूनाइजेशन। ये 3 वर्ड्स हैं। कोई इन तीनों वर्ड्स में मुझे फर्क बताएगा, इन तीनों वर्ड्स में क्या फर्क है? वैक्सीन, वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन। तो वैक्सीन होता है जिसमें डेड या वीकेंड पैथोजेंस होते हैं। वेल डन, शाबाश। और वैक्सीनेशन उसको कहते हैं जिससे हम लोग वैक्सीन इंजेक्ट करते हैं बॉडी में। वेल डन, वेल डन, वेल डन। और इम्यूनाइजेशन जब बंदा किसी पैथोजन से इम्यून हो जाता है तो उसे इम्यूनाइजेशन बहुत कहेंगे। बेहतरीन, शाबाश, बेहतरीन। अब मैं यहीं पे आपको दे सकता हूँ स्टार, अच्छा नहीं बना जी, बहुत ही बेहतरीन, बहुत अच्छा आंसर आपने किया है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। वैक्सीन वो चीज है जो वो वाला फ्लूइड है जो लगाया जाता है। ठीक है, जो आपको वो वाला फ्लूइड जब बनता है तो आप उसको कहते हैं वैक्सीन। ठीक है, ऐसा फ्लूइड जिसमें ऑर्गेनिज्म, वीकेंड ऑर्गेनिज्म हो, वीकेंड से मुराद वो ऑर्गेनिज्म जो बीमारी कॉज करते हैं, और बीमारी कॉज करने वाले ऑर्गेनिज्म को आप वीक कर देते हैं ताकि वो आप बॉडी में जब इंजेक्ट करें। ये मैं जरा इसको यहां पर लिख देता हूं, ये जो वैक्सीनेशन, यार क्या मुसीबत है, हाँ, ये वीकेंड ऑर्गेनिज्म होते हैं। वीकेंड ऑर्गेनिज्म या वीकेंड पैथोजन, पैथोजन तो वो हो गए ना जो बीमारी कॉज कर रहे हैं। ठीक है, वीकेंड वो होंगे कि जब वो आपकी बॉडी में आएंगे तो वो आपकी बॉडी में बीमारी कॉज नहीं कर सकेंगे, और जब आपकी बॉडी में वो आते हैं और बॉडी में बीमारी कॉज नहीं कर सकते तो आपकी बॉडी उनके अगेंस्ट क्या बना लेती है जी? आपने 10th में पढ़ा हुआ है, बॉडी उसके अगेंस्ट क्या बनाती है? एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज बना लेती है। तो वैक्सीन वो दवाई हो गई जिसमें वीकेंड पैथोजेंस डाले जाते हैं। वैक्सीनेशन क्या होगा? इंजेक्शन ऑफ वैक्सीन। आप अपनी बॉडी में वो सॉल्यूशन जो आपने बनाया है, कौन सा? ये वाला, ये जो सॉल्यूशन आपने बनाया है, इसको आप जब अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? वैक्सीनेशन। वैक्सीन वो वीकेंड पैथोजन, और वैक्सीनेशन वो प्रोसेस जिसमें आप वीकेंड पैथोजेंस को बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। और इम्यूनाइजेशन क्या है? इम्यूनाइजेशन है व्हेन बॉडी मेक एंटीबॉडीज टू फाइट पैथोजन। जब आपकी बॉडी इसके रिएक्शन में एंटीबॉडी बना लेती है तो इस प्रोसेस को आप कहते हैं इम्यूनाइजेशन। तो ये आपके सामने 2 वर्ड्स इन्होंने यहां पर मेंशन किए हुए हैं। बच्चों को इन दोनों वर्ड्स के हवाले से खासी कंफ्यूजन होती है, इस बात को अपने ज़हनों में रखें। अच्छा, अब मैंने आप लोगों को बहुत ही मुख्तसर सा कॉन्सेप्ट दिया है किसका, ये जो वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन है, इसका बहुत ही मुख्तसर सा मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है। सो इसका डिटेल्ड कॉन्सेप्ट आगे जाके आना है, तो इसको फिलहाल यहीं तक रखते हैं। यहाँ इन्होंने ये बताया हुआ है कि ये वाला जो पैराग्राफ है कि एडवर्ड जेनर जो है उसने सबसे पहले वैक्सीन का कॉन्सेप्ट दिया था। और देखिए, एक और अब आपको मैं बताता हूं, बहुत ही मजे का कॉन्सेप्ट है। सम वैक्सीन प्रोटेक्ट मोर देन वन डिजीज। आपको पता है कई बार ऐसे होता है कि आपने एक डिजीज के खिलाफ वैक्सीन बनाई
और वही वैक्सीन दूसरी डिजीज के खिलाफ भी असर करना शुरू हो जाती है। यही काम हुआ एडवर्ड जेनर के सामने। एडवर्ड जेनर ने एक्सपेरिमेंट किया एक 8 साल के बच्चे के ऊपर। अब ये एक बहुत ही डेंजरस काम है, मतलब 8 साल के बच्चे के ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ह्यूमन एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। लेकिन उस बंदे ने 8 साल के बच्चे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। क्या उसने एक बीमारी थी काउपॉक्स। काउपॉक्स का उसने जो है ये जानवरों की बीमारी है। उस काउपॉक्स के उसने लिए वायरस, उनको कर दिया वीक, ठीक है। काउपॉक्स के वायरस लिए उसने और उनको कर दिया वीक। उनको वीक करके उसने क्या किया, बच्चे में इंजेक्ट कर दिया। अब बच्चे को डिजीज नहीं हुई, नो सिम्टम, SYM लिख रहा हूं मैं, नो सिम्टम। अब अगले स्टेप पे क्या किया, पहला स्टेप क्या था, उसने वीक किया। दूसरा स्टेप क्या था, उसने बच्चे में इंजेक्ट कर दिया। अब आइए तीसरे स्टेप की तरफ। तीसरे स्टेप में उसने एक और बीमारी थी स्मॉल पॉक्स, मैं इसको सिर्फ इतना लिख रहा हूं SP, स्मॉल पॉक्स। अब उसने अगले स्टेप पे उस बच्चे में स्मॉल पॉक्स के कौन से वायरस इंजेक्ट किए, वीक। अब आप देखिए ये दो बिल्कुल वो हैं डिफरेंट जो हैं वो बीमारियां हैं, स्मॉल पॉक्स और काउपॉक्स। उसने वायरस किससे लिया है, काउपॉक्स से, और दोबारा एक्सपेरिमेंट किसका कर रहा है, सॉरी ये वीक नहीं थे, स्मॉल पॉक्स के वीक नहीं थे, सिर्फ काउपॉक्स के वीक थे। स्मॉल पॉक्स के जो वायरस थे वो थे पावरफुल, मतलब उनको वीक नहीं किया उसने। अब उसने क्या किया, काउपॉक्स के वीक ऑर्गेनिज्म लिए, बच्चे में इंजेक्ट कर दिए, कोई बीमारी नहीं हुई। अब उसने दूसरी बीमारी यानी स्मॉल पॉक्स के पावरफुल वायरस लिए और बच्चे में इंजेक्ट कर दिए। जब उसने बच्चे में इंजेक्ट किए तो तब भी कोई सिम्टम नहीं आई। यहां से अब शुरू हो गया वैक्सीन का बनना। और आप यकीन करें कि उस वक्त इसने जो काम कर दिया था, ये मसीहा जो है वो बन गया था। मतलब ये एक बहुत बड़ा काम था कि ये जो दो डिजीजेस थी, एक काउपॉक्स और दूसरी ये स्मॉल पॉक्स, ये जो दो डिजीजेस थी, इन डिजीजेस ने तबाही फेर के रखी हुई थी, बहुत ही बुरे हालात किए हुए थे पूरी दुनिया के। तो उसने ये एक प्रोसेस देकर बहुत ही बड़ा, बहुत ही जो है वो बेहतरीन काम उसने कर दिया, ठीक है। तो ये अब इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से एक रेवोल्यूशन आया और उस रेवोल्यूशन ने जो है वो ह्यूमन को बहुत खौफनाक बीमारियों से बचा लिया। अच्छा, एड्स की बहुत सी वैक्सीन के एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे काम हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी। जी बच्चे, कोई क्वेश्चन करने लगा था मुझे लग रहा है। सर एडवर्ड जेनर ने अपने बेटे पे वैक्सीन की थी, अपने बेटे नहीं यार, ये में उसका बेटा नहीं था, बेटा नहीं था, लेकिन कोई मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन वो इसका बेटा नहीं था, कोई 8 साल का और बच्चा था। और वो जो है वो उसका ये हुआ था, वो इसका बेटा नहीं था, ठीक है। तो ये इसके जरिए, अब आप देखें इन्होंने यहां पर लिखा हुआ है कि इसका नाम कहां से पड़ा, वैका का क्या मतलब है, काउ। तो कहां से शुरू हुई, सबसे पहले काउ पस से आपने वीक ऑर्गेनिज्म लिए थे, तो इसके सोर्स से आपने वैक्सीन कह दिया कि काउ से रिलेटेड है, काउ की बीमारी से बचाने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद फिर ये सिलसिला चल पड़ा और बहुत ही बड़े पैमाने पर। अब आपको पता है कि आपको आफ्टर बर्थ बच्चे को लगवाने पड़ते हैं क्या, हिफाजती टीके। ये जो हिफाजती टीके होते हैं ये एक्चुअली वैक्सीन होती हैं, ये वैक्सीन होती हैं जो इनिशियली आप जो है बच्चे को लगाते हैं ताकि बच्चा हेपेटाइटिस और इस तरह की खौफनाक बीमारियों में मुब्तला ना हो जाए। इसके बाद आ जाता है जी ड्रग ट्रीटमेंट और जीन थेरेपी। अच्छा, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, या ये ऐसे मेंशन किया हुआ है जैसे कहीं ये दोनों सेम चीज़ें, दोनों डिफरेंट है, ठीक है। ड्रग ट्रीटमेंट और जीन थेरेपी क्या है, और इसके आगे आप स्लैश डाल के लिख सकते हैं क्लोनिंग। लेकिन ये जो क्लोनिंग है ना, उसका ताल्लुक डिजीज कॉम्बैट से एज सच नहीं है, लेकिन चले हम फिलहाल जो है वो इसको इसी में पढ़ेंगे क्योंकि क्लोनिंग हम पीछे छोड़ आए हैं। और ये क्लोनिंग बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ से शुरू होता है, ये रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बोर्ड में बहुत ही ज़्यादा दफ़ा आया हुआ है, ठीक है।
तो अब आप देखिए कि ये जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ड्रग ट्रीटमेंट। सबसे पहले ड्रग ट्रीटमेंट को देख लेते हैं कि ड्रग ट्रीटमेंट है ये कैसे होता है। आपने अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है, आपको बहुत अच्छी तरह याद होगा कि जो ड्रग्स हैं उनकी दो टाइप्स होती हैं। आप वैसे मेरे बोलने से पहले बता भी सकते हैं, एक होती हैं मेडिसिनल और दूसरी एडिक्टिव। दोनों तरह की जो हैं वो आपने पढ़ी हुई हैं। ये जो मेडिसिनल और एडिक्टिव ड्रग्स हैं, इन ड्रग्स में जो है वो बड़ा माइनर सा फर्क होता है। बाज़ औक़ात एडिक्टिव भी मेडिसिनल बन जाती है। जैसे एक बंदे को पेन हो रही है, आप उसे मैरिजुआना दे देते हैं, ठीक है। अब एक्चुअली जो मैरिजुआना है वो आती है इसमें मेडिसिनल में, ठीक है, ओ सॉरी एडिक्टिव में। लोग मैरिजुआना के इंजेक्शन वगैरह लगा लेते हैं, लेकिन सम टाइम पेन किलर करने के लिए, पेन को किल करने के लिए मैरिजुआना पेशेंट को वो करने के लिए, क्या नाम होता है यार वो, हाँ, बेहोश वगैरह, बिल्कुल वो ना अपने आउट ऑफ सेंसेस करने के लिए उसको कहते हैं एनाल्जेसिक्स, उसको बिल्कुल जो है वो पेन फ्री करने के लिए उसको ये मैरिजुआना वगैरह दी जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप कहते हैं ड्रग ट्रीटमेंट। मेडिसिनल और एडिक्टिव ड्रग दोनों बड़े पैमाने पर यूज़ होती हैं। एडिक्टिव जो हैं वो नेगेटिव भी यूज़ होती हैं। एडिक्टिव का जो है वो नेगेटिव यूज़ भी है, और आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि एडिक्टिव ड्रग का जो नेगेटिव यूज़ है वो क्या है, ठीक है। और उसके जो एब्यूजेस हैं वो आपने पढ़े हुए हैं 10th क्लास में, पूरा एक पैराग्राफ का एक आर्टिकल था और वो बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग था वो भी। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा मैं अगर इसको मिटाता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर इन्होंने जो है वो इसका लिखा हुआ है एंटीबायोटिक्स का, ठीक है। एंटीबायोटिक्स भी ड्रग्स हैं, पेन किलर भी ड्रग्स हैं, हर तरह की चीज़ें जो हैं वो ड्रग्स ही हैं एक्चुअली, जो आप बाय द वे ऑफ बाय ऑरल वे, मुंह के ज़रिए जो है अगर कोई मेडिसिन आप इंटेक करते हैं वो भी, और वो आप सॉल्यूशन की फॉर्म में बॉडी में लेकर जाते हैं वो भी, वो एक्चुअली क्या हैं, वो ड्रग्स ही हैं, ठीक है। इसी तरीके से मज़ीद ड्रग्स भी मौजूद हैं, जैसे कीमोथेराप्यूटिक ड्रग्स हैं। कीमोथेराप्यूटिक ड्रग्स जो हैं वो कैंसर के लिए भी यूज़ होती हैं, और एंटीबायोटिक कीमोथेराप्यूटिक भी हैं जो बैक्टीरिया को मारने के लिए यूज़ होती हैं। तो कीमोथेरेपी जो है वो की जाती है कैंसर में। फिर इसी तरीके से रेडिएशनल यूज़ भी। अच्छा, ये रेडिएशनल यूज़ जो है ना, ये ड्रग ट्रीटमेंट में नहीं आएगा, ये और इलाज है, ये रेडिएशनल क्योर है, ठीक है। रेडियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी जो, अच्छा एक और बात आपको बताता हूँ, यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ है ना थेरेपी, THERAPY, थेरेपी, इसका मतलब होता है क्योर, ठीक है। थेरेपी का मतलब क्योर होता है। तो रेडियोथेरेपी रेडिएशनल क्योर है, इसमें आप हरगिज जो है वो नहीं यूज़ करते, मेडिसिन वगैरह वो नहीं यूज़ करते। इसमें कोबाल्ट 40 होता है गालबन, उसकी जो है वो रेज यूज़ की जाती हैं। कोबाल्ट 40 होता है, शायद आप मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं। कोबाल्ट 40 होता है, या मुझे 90 भी याद आ रहा है, शायद दोनों में से कोई एक होता है, तो वो यूज़ किया जा सकता है। कंसिस्ट ऑफ 60 हो, तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मुझे भूला हुआ है एक्चुअली ना, ये 60 होता होगा। और ये 60 भी फिगर मुझे आपके कहने पे याद आ रहा है, शायद मैंने पढ़ा हुआ है। सो एक तो ये ट्रीटमेंट है कि आप जो है वो ड्रग्स यूज़ करें, और ड्रग्स को यूज़ करते हुए आप बीमारी का इलाज कर लें। ड्रग्स कब यूज़ की जाती हैं, अब ज़रा इस बात पे गौर कीजिएगा। ड्रग्स को यूज़ करने का एक बहुत सेफ वे होता है जब आपकी बॉडी किसी बीमारी को रेजिस्ट करने से इनकार कर देती है ना। देखें, अगर आप बीमार हो गए हैं ना, अगर आप बीमार हो गए तो इसका मतलब यह है कि आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम नाकाफ़ी हो रहा है किसी भी डिजीज़ को संभालने के लिए, फिर आप मेडिसिन का सहारा लेते हैं। हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि भाई नींद की कमी है, घर आए, ओए होए होए सर में बड़ी पेन है यार, बड़ी शदीद दर्द हो रही है, फक्का मार लिया पेन किलर का, थोड़ी देर बाद और कौन सी पेन किलर, हमारी कौमी मेडिसिन, आप फेसबुक यूज़ करने वाली जनरेशन है, आपको अच्छे तरीके से पता होगा कौमी मेडिसिन का दर्जा जो है वो पैनाडोल के पास है, ठीक है। आए जनाब, पैरासीटामोल या पैनाडोल का फक्का मारा, पानी पिया, लो जी थोड़ी देर में सर दर्द ठीक होगा। यार खुदा का वास्ता, और ये पैनाडोल और इस तरह की चीज़ें ये ड्रग्स हैं। और याद रखिए, ड्रग इज़ ऑलवेज अ ड्रग। अगर आप उसको बिला वजह यूज़ कर रहे हैं, आपकी नीड उतनी नहीं है जितनी आप यूज़ कर रहे हैं, तो दिस इज़ ड्रग अब्यूज़, चाहे वो मेडिसिनली क्यों ना हो। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आपको नहीं बताएगी ये, वो एक छोटा सा पेज देते हैं जिस पे छोटा छोटा लिखा होता है कि इसको इस तरह यूज़ करें, इस तरह यूज़ करें। वो आपको ये नहीं बताएंगे भाई कि इसको ऐसे ना यूज़ कर लेना। छोटी सी बीमारी हुई, थोड़ा सा मसला हुआ, लो जी एंटीबायोटिक खाओ, डॉक्टर से पूछ लें, या अगर आपके घर पे कोई डॉक्टर है तो उससे कहें कि क्या एंटीबायोटिक खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए।
जुकाम में एंटीबायोटिक खा रहे होते हैं, और जुकाम वायरल है भाई, और एंटीबायोटिक वायरल पे एक्ट नहीं करती, ठीक है। इसी तरीके से थोड़ा सा जनाब कहीं पे दर्द हुआ, अच्छा जी खेल कर आए हैं, खलियां पड़ी हुई हैं, वो टांगों में दर्द हो रहा है, पॉन्स्टोन खा ली, लो भाई पॉन्स्टोन का फक्का मारा, पेन खत्म हो। जब तक बॉडी खुद क्योर कर सकती है तब तक बॉडी को मेडिसिन नहीं देनी चाहिए। ये एक क्लियर कट हकीकत है जिसको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री तो नहीं बताती, लेकिन साइंस कहती है कि जब तक बॉडी को ड्रग की जरूरत नहीं है, मेडिसिन की जरूरत नहीं है, यू मस्ट नॉट टेक मेडिसिन। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेडिसिन लें ही ना, आप मेडिसिन लें, लेकिन उसको देख लें कि क्या आपको जरूरत है। ये जो हमने टॉफियों की तरह फक्के मारना शुरू किए हुए हैं ना, ये बहुत गलत है और ये बहुत खतरनाक है हमारे लिए। तो ड्रग ट्रीटमेंट जो है ये इसका ध्यान रखना चाहिए, बिला वजह जो है। इसी तरीके से नींद नहीं आ रही जी, अब वो नींद ना आने का बाद वक़्त लोग क्या करते हैं जी, अब हम एक और अंदाज से ड्रग ले रहे हैं, आपको पता है, बहुत ही अजीब तरीके से हमने अपने आप को ड्रग एब्यूज किया हुआ है, पूरी कौम ने। कुछ तो पीते हैं सिगरेट, बहुत बड़ी अक्सरियत सिगरेट पीते की, लेकिन दूसरी ड्रग कौन सी है जो हम बहुत ही शौक से पीते हैं और हम उसके दीवानी हमारी कौम? चाय सर। चाय। और ये आप मुझे अक्सर देखते हैं, मेरी जितनी क्लासेस होती हैं शाम के टाइम पे, सम टाइम ऐसा होता है किसी क्लास में, सम टाइम किसी क्लास में, सम टाइम किसी क्लास में मेरे हाथ में कप होता है। ये किसी ना किसी लिहाज से आपको डिफरेंट ड्रग्स एडिक्ट कर देते हैं, ठीक है। उसका अच्छा, उसके बाद क्या है कि यहाँ पर मैं एक आखिरी बात बता के आपको बात खत्म करता हूँ। उसका तरीका क्या है कि अगर आपको जो है वो कोई बीमारी नहीं खत्म हो रही, ड्रग से कंट्रोल नहीं हो सकती, तो उसका क्या होता है, फिर उसका इलाज होता है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी क्या होता है, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको कल दूंगा। कल जो है वो हमारा क्लोनिंग वाला आर्टिकल खत्म हो जाएगा और आखिरी आर्टिकल रह जाएगा उसके बाद। सो ये जो है वो कल अगर कोई बीमारी मेडिसिन से नहीं ठीक हो रही तो आप उसकी जीन थेरेपी भी कर सकते हैं। जैसे कैंसर जीन थेरेपी से ठीक हो जाता है, आपने सिकल सेल एनीमिया पढ़ा हुआ है, वो जीन थेरेपी से ठीक हो जाता है। फिर इस तरीके से 2-4 और भी डिजीजेस हैं, जो हीमोफीलिया भी एक डिजीज़ होती है, वो मैं आपको कल बताऊंगा, वो भी जीन थेरेपी से ठीक हो सकता है। तो ये डिफरेंट डिजीजेस हैं जो जीन थेरेपी से ठीक की जा सकती हैं, लेकिन इसकी डिटेल इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, ठीक है। आपकी अगली क्लास का टाइम हो गया।